हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज अपन लोग लेकर आए हैं परमाणु एवं अणु, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 होता है। तो चलिए इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ लेते हैं और वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट अपन लोग इस चैप्टर को कर लेंगे। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से फटाफट। दोस्तों चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर में अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और कितना आपके सिलेबस के अंदर है, कितना आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में अपन लोग पहले जान लेते हैं कि चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है दोस्तों, वह सारे का सारा क्या है, मैटर है। सारे के सारे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, आप लोगों को पता है। और जो जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु और अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु और अणु कहते हैं। इस अध्याय में परमाणु, अणु, उनके गुण तथा रासायनिक संयोग के नियम को समझाया गया है। इस अध्याय में अपन लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे दोस्तों, और यही आपके सिलेबस के अंदर है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों ये नियम किसने दिए थे, एंटोनी लेवजिए ने दिए थे, और जोसेफ प्राउस्ट द्वारा क्या है दोस्तों, प्रतिपादित किए गए थे। सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं द्रव संरक्षण का नियम, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें बोला गया है दोस्तों, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके दोनों साइड दोस्तों क्या है, मास कंजर्व रहेगा। मतलब नियम क्या बोलता है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आप द्रव को क्या कर सकते हैं दोस्तों, नष्ट कर सकते हैं। मतलब मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, जल बनाता है, तो पूरी अभिक्रिया में जो मास होता है दोस्तों, कंजर्व रहता है। कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो गौर से देखिएगा। 2 टाइम्स H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बना है, 2 टाइम्स H2O। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लेके रखी है आप लोगों के लिए, तो गौर से देखिए किस प्रकार से मास कंजर्व यहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोजन के ऊपर जो मास होता है कितना होता है, 1 होता है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो मास होता है कितना हो जाता है, 16 होता है। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, 2 से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है तो कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो इसका जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 16 16 एक ऑक्सीजन के ऊपर मास होता है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो मास होगा कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब इससे जे क्या हो गया दोस्तों, जे क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब अपन लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट में भी उतना ही मास यहाँ पे है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 2 टाइम्स यहाँ पे हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स किससे, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। और 2 टाइम्स जब आप ऑक्सीजन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब 16 प्लस 16। तो यहाँ पे अभी 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएंगे। मतलब कि जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट है वहां पे भी जो मास कितना है, 36 है। इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि दोस्तों मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब रिएक्शन होती है तो मास क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए एक इमेज भी लेके रखा हूँ। यहाँ पे मीथेन का जो मास है दोस्तों कितना है, 16 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन का जो मास है दोस्तों वो कितना है, 2 इंटू 32। कितना है, 2 इंटू 32। मतलब दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 80 ग्राम यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों प्रोडक्ट साइज भी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है कितना है दोस्तों, 44 ग्राम है, और यहाँ पे H2O का जो मास है दोस्तों कितना है, 2 इंटू 18 ग्राम है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मास जो क्या है, 80 हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट साइड भी 80 है और प्रोडक्ट साइड भी 80 है। तो आप लोग कह सकते हैं मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों क्या बोला गया, अभिक्रियाशील पदार्थों रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए दोस्तों अब अपन लोग जान लेते हैं निश्चित अनुपात का नियम क्या बोलता है। किसी रासायनिक योग जैसे कि कंपाउंड में तत्व सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह किसी भी स्रोत से लिया जाए। मतलब इसमें ये कहा गया है दोस्तों, जो रासायनिक यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। चाहे आप उन्हें चंद्रमा पे भी जाकर देखें या फिर आप लोग अर्थ पे जाकर देखें, वो एक निश्चित अनुपात में है, देखने को मिलेंगे। दोस्तों कैसे, यहाँ पे देखिए इमेज में लेके रखा हूँ, उदाहरण समझ लेते हैं। जल H2O हमेशा हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के 1:8 के अनुपात के अनुसार होता है। दोस्तों कैसे इसमें जो बोला गया है, जैसे दोस्तों आप लोगों को पता हुआ H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है दोस्तों, H2O बनाता है। जब आप इसको दोस्तों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे तो 2H2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। आप लोगों को पता होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कितना है 4 ग्राम हो जाता है मास। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, 4 ग्राम। और जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन का जो मास हो जाता है कितना हो जाता है, 32 ग्राम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, आप लोग इसे गौर से देखेंगे तो दोस्तों जो 4 × 32, 4 × कितना हो जाता है, 32। अब जब इसको आप लोग काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1:8। अब दोस्तों आप चाहे पानी को चंद्रमा पे भी खोजने के लिए जाएंगे तो दोस्तों वो 1:8 में देखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 1:10 हो जाएगा, वो 1:8 के रूप में ही आप लोगों को, चाहे आप चंद्रमा पे जाके देखें, चाहे मार्स पे जाके देखें, चाहे आप कहीं पे भी कोई भी ग्रह पे जाके देखें, आपको जो H2O है दोस्तों वो 1:8 के रूप में ही देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम, कि जो यौगिक होते हैं वो अपने एक निश्चित अनुपात में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दोस्तों अपन लोग पढ़ लेते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है। 1808 ईस्वी में दोस्तों जो जॉन डाल्टन थे ने परमाणुओं की प्रकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत को क्या किया था दोस्तों, प्रतिपादित किया था, यानी कि प्रस्तुत किया था। समझ लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु। सभी पदार्थ अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु कहा गया बाद में। दोस्तों इन्होंने बोला था कि जो कण होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, मतलब कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है, मतलब कि परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, जब बहुत सारी खोज हो चुकी थी तो पता चला कि परमाणु भी विभाज्य होता है। इसके अंदर भी छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला जाता है। अगला क्या बोला दोस्तों इन्होंने, किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान और गुणों वाले होते हैं। दोस्तों इन्होंने बोला किसी तत्व के जो भी परमाणु होंगे वो एक समान क्या होंगे दोस्तों, द्रव्यमान वाले, मतलब एक समान उनमें मास होगा और उनके गुणों में भी एक समान वो दर्शाएंगे। अगला बोला गया विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग द्रव्यमान और गुणों वाले होते हैं। दोस्तों मतलब अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो उनमें अलग अलग मास एग्जिस्ट करता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग अलग देखने को मिलेंगी। परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं दोस्तों, यौगिक बनाते हैं। ये भी आप लोगों को पहले ही क्लियर करा चुका हूं मैं। अगला है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। मतलब एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन कभी आप इनको नष्ट नहीं कर सकते, ना ही इनको क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने ये बोला। तो दोस्तों डाल्टन के सिद्धांत की सीमाएं क्या थी दोस्तों, लिमिटेशन क्या क्या थी, परमाणु अविभाज्य नहीं होते। बाद में पता चला दोस्तों, जब डिस्कवरी हो चुकी थी तो पता चला कि परमाणु क्या है दोस्तों, अविभाज्य नहीं होते। वो उनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं दोस्तों, इनसे ही परमाणु बना होता है। अगला बोला गया किसी तत्व के परमाणु भिन्न द्रव्यमान वाले हो सकते हैं, जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। यहाँ पे दोस्त देखिए दोस्तों, एक तत्व है दोस्तों हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास दोस्तों मास 1:1 में भी वैलिड करता है दोस्तों, और 1:2 में भी वैलिड करता है, और 1:3 में भी वैलिड यहाँ पे दोस्तों क्या है करता है। जिसको 1:1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटियम बोलते हैं, और सेकंड वाले को दोस्तों ड्यूटेरियम बोलते हैं, और जिसके अंदर थर्ड देखने को मिलता है उसको ट्राइटियम बोलते हैं। दोस्तों ये बात इन्होंने नहीं बताई थी, इस वजह से कि उसकी लिमिटेशन में आ गया। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु का जो द्रव्यमान है दोस्तों समान हो सकता है, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार यानी कि संभारिक बोलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अपन लोग इसको एक इमेज के द्वारा समझ लेते हैं। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, आर्गन है, पोटेशियम है, और दोस्तों क्या है, कैल्शियम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एटॉमिक नंबर अलग अलग है। लेकिन दोस्तों इनकी जो एटॉमिक मास है दोस्तों क्या है, सेम ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों अब अपन लोग समझ लेते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का क्या दोस्तों, परिष्कृत रूप है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने उप परमाणु कणों जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज की और पाया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, वो क्या होता है, विभाज्य होता है। क्या होता है, विभाज्य। मतलब इनके अंदर भी आप लोगों को, एक परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, परमाणु विभाज्य है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतलब कि समस्थानों जैसे कि आइसोटोप्स के कारण एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन 1 के रूप में भी, और हाइड्रोजन का जो मास है 2 के रूप में भी, वो 3 के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान
के हो सकते हैं, जिनको संभारिक बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी ये लोग बात की हमने आर्गन की, पोटेशियम की और कैल्शियम की, जिनका जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों वो तीनों का क्या है दोस्तों, समान है। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा जो परमाणु है कंबाइंड करके दोस्तों एक मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं दोस्तों, क्रिएट करते हैं रासायनिक बंध द्वारा। परमाणु ज्यादातर रिक्त स्थान में होते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, नाभिक न्यूक्लियस छोटा होता है लेकिन इसमें अधिकांश द्रव्यमान देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में क्या है दोस्तों, घूमते हैं। अब लोगों को पता होगा जो परमाणु है दोस्तों उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या है दोस्तों, चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट्स में क्या है, चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक के चारों ओर कोषों यानी कि सेल्स में क्या है दोस्तों, पाए जाते हैं। परमाणु द्रव्य संरक्षण के नियम का दोस्तों क्या करते हैं, पालन करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाओं में पुनः व्यवस्थित होते हैं लेकिन इन्हें बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है परमाणु और परमाणु का आकार। पहले समझ लेते हैं दोस्तों परमाणु क्या है, एटम क्या है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। सबसे छोटी क्या है, यूनिट है, जो किसी तत्व के गुणों को बनाए रखता है। परमाणु मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, अणु बनते हैं और यौगिक बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आगे कंपाउंड बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है दोस्तों, H2O बनता है। परमाणु का जो आकार है दोस्तों अत्यंत छोटे होते हैं, आप लोगों को पता होगा, और इन्हें नग्न आंखों से दोस्तों क्या है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमाणु का आकार नैनोमीटर में दोस्तों क्या है, nm में मापा जाता है। और दोस्तों जो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अगर आप इसका एवरेज निकालें दोस्तों, अगर आप इसका क्या निकालें, एवरेज निकालें, तो दोस्तों इनका जो आकार होगा वो 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 0.1 नैनोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, परमाणु और उनके प्रतीक। वैज्ञानिकों ने तत्वों को पहचानने के लिए दोस्तों कुछ सिंबल का यूज किया दोस्तों। जे वर्जिलियस ने तत्वों के नामों को संक्षिप्त रूप में लिखा। जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजन को क्या बोला इन्होंने, कौन सा सिंबल दिया, H, ऑक्सीजन को O, कार्बन को C, सोडियम को Na और क्लोरीन को Cl। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को पता होगा 118 एलिमेंट देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। परमाणु द्रव्यमान को अपन लोग समझ लेते हैं दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु का क्या होता है दोस्तों, कुल द्रव्यमान होता है। किसी परमाणु के उपस्थित कुल मास होता है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे न्यू में मापा जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसे आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इज अ वेरी इंपोर्टेंट, क्या है, वेरी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला पढ़ लेते हैं परमाणु द्रव्यमान के उदाहरण। पहला दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के उदाहरण के जो हाइड्रोजन है दोस्तों उसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 न्यू के बराबर है। ऑक्सीजन 16 के बराबर है, क्योंकि ऑक्सीजन आप लोगों को पता हुआ 8 16 के रूप में देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो दोस्तों ये जो मास है इसी को आप लोगों ने क्या बोला है, परमाणु द्रव्यमान। अगला है दोस्तों औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का भारित औसत द्रव्यमान होता है दोस्तों। क्या होता है, भारित औसत, मतलब समस्थानिकों का कुल औसत द्रव्यमान होता है। यह प्रत्येक समस्थानिक की सापेक्ष प्रचुरता मतलब रिलेटिव अबंडेंस पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी मात्रा में वो देखने को मिला है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई न्यू में मापा जाता है। जैसे कि दोस्तों क्लोरीन है, तो क्लोरीन दोस्तों 35 और क्लोरीन 37, दोस्तों 2 आइसोटोप्स इनके मैंने लेके रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा 75% यहाँ पे मतलब 35 वाला देखने को मिला और 25% ये देखने को मिला। अगर क्लोरीन का आप लोग औसत परमाणु भार निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 35 इंटू यहाँ पे किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या लगा है दोस्तों परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 35.5 न्यू के बराबर निकल के आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, क्लोरीन का औसत परमाणु भार होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं अणु, जिनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। अणु 2 या अधिक परमाणुओं का दोस्तों क्या है, एक समूह, मतलब परमाणु आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं दोस्तों, केमिकल से
रासायनिक रूप से मतलब कि एक केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। अणु एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि H2O है दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व है, मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स। अणुओं के प्रकार क्या है दोस्तों, तत्वों के अणु भी हो सकते हैं और यौगिकों के अणु भी हो सकते हैं। जैसे तत्वों के अणु क्या है दोस्तों, O2, N2 और H2। ये तत्वों के अणु हैं दोस्तों, समान परमाणुओं से बने होते हैं, और यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे कि H2O है, CO2 है और NH3 है दोस्तों। ये क्या है, यौगिकों के अणु हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला समझ लेते हैं दोस्तों, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। परमाणु संख्या किसी परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है दोस्तों। किसी परमाणु के अंदर क्या परमाणु कितने उपस्थित, उनकी संख्या को दर्शाता है। इससे अणुओं को उनके परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे दोस्तों परमाणु संख्या के प्रकार कितने कितने हो सकते हैं, एक परमाणु परमाणु हो सकता है, जैसे दोस्तों हीलियम हो गया और नियोन हो गया दोस्तों, एक परमाणु वाले हैं। दो परमाणु में जैसे देखिए दोस्तों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, द्विपरमाणु के। तीन परमाणु वाले जैसे देख ओजोन हो गया दोस्तों, CO2 हो गया, जो क्या है, तीन परमाणु वाले हो गए हैं। और अधिक जैसे कि दोस्तों, जैसे दोस्तों P4 है, फास्फोरस हो गया, और S8 है, क्या है दोस्तों, सल्फर हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, अधिक परमाणु वाले परमाणु हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है दोस्तों, आयन। आयन क्या होते हैं, परिभाषा क्या है दोस्तों, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो क्या है दोस्तों आवेशित होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। आयनों के प्रकार दोस्तों, पहला है धनायन, दूसरा है ऋणायन। धनात्मक आवेश वाले आयन क्या कहलाते हैं दोस्तों, धनायन कहलाते हैं, और ऋणात्मक आवेश वाले आयन क्या कहलाते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि Na है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, क्या बनाता है, Na+। तो दोस्तों ये क्या हो गया है, धनायन। अगला है क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बनाता है Cl-। तो दोस्तों ये क्या हो गया है, ऋणायन। इस प्रकार से आप लोग आयन को डिवाइड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है दोस्तों, रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं। तो नियम क्या है दोस्तों, पहले धनायन फिर ऋणायन को लिखते हैं दोस्तों, और क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा आवेश को क्या कहते हैं दोस्तों, संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि है Na और CO3। तो दोस्तों Na की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, +1, और CO3 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, -2। अब दोस्तों इसको क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा आप लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो दोस्तों Na2CO3 1, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, किस प्रकार से आ जाता है, देखिए आप लोग Na2CO3 इस प्रकार से देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, जैसे कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है +1, और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है -1। तो दोस्तों क्या होता है, क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा क्या बनता है, NaCl। इस प्रकार से दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड बनता है और एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। इसी प्रकार से सारे के सारे फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार से इसी मेथड का यूज करके सारे के सारे जो फॉर्मूलेस हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, वो बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दोस्तों अपन लोग समझ लेते हैं, संयोजकता, जिसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। संयोजकता यानी कि वैलेंसी किसी परमाणु की संयोजन करने की क्षमता है दोस्तों, किसी के साथ कॉम्बिनेशन करने की क्षमता क्या हो जाती है, संयोजकता कहलाती है। यह बताती है कि कोई परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए कितने बंधन बना सकता है। तो दोस्तों जो संयोजकता के उदाहरण दिए गए, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है 1 होती है, और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है दोस्तों 2 होती है, और नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 3 होती है, और कार्बन की जो संयोजकता है कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन है को स्थिर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं दोस्तों, तो क्या है, उसकी जो संयोजकता है कितनी है, 2 है। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इस वजह से उसकी जो संयोजकता है कितनी है, +1 है। जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 4 होती है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि संयोजकता क्या होती है दोस्तों, वैलेंसी होती है। जैसे कि अगले में जो एग्जाम्पल मैंने बताया गया Na और CO3 है, तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, -2, और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। तो दोस्तों जी कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, Na2CO3 इस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, संयोजकता जो ऊपर चार्ज होते हैं दोस्तों, उन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं, संयोजकता यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन करने की क्षमता को दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पढ़ लेते हैं, आणविक द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। परिभाषा क्या है दोस्तों, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग है दोस्तों, क्या है, मॉलिक्यूलर मास। देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण है H2O, तो आप देखिए दोस्तों, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, आप लोगों को पता होगा,
कि हाइड्रोजन के ऊपर जो मास होता है वो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो दोस्तों इसके ऊपर जो मास हो गया क्या हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन के ऊपर दोस्तों कितना मास है बताइए, 16 होता है, और एक ही ऑक्सीजन है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16। तो इसका जो मोलिकुलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 न्यू के बराबर, क्योंकि जो मास की जो यूनिट होती है उसको किससे, न्यू से मापा जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मोलिकुलर मास क्या होता है। क्या होता है, परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है दोस्तों मोलिकुलर मास। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।